हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वनकम एंड सत श्री अकाल। आज हम लोग आ गए हैं न्यू फाइव स्टडी पे अपने सोशल साइंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसी तरीके से हम लोग ये जो सोशल साइंस के एडुकार्ट का है जो मॉडल सेट को है जो कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज का मैंने नाम रखा है 10 का शॉर्ट। इट मीन्स डेली हम लोग 10 क्वेश्चन के है जो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसे आप जो प्रॉपर नोट्स बना सकते हो या फिर है जो शॉर्ट नोट्स बना के आप इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे याद रख सकते हो। अभी एक बार फुल्ली वीडियो पूरा देख लो, ठीक है, 1.75x के स्पीड पे। और उसके बाद शाम को है जो सोने से पहले बस उसको रिवाइज करना। मेरी गारंटी है, ठीक है, कि ये आपको एकदम दिमाग में घुस ही जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 10 का शॉर्ट। देखो, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हेल्प्ड इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो कोलोनाइजेशन है जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को है जो कैसे हेल्प किया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसको समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि कोलोनाइजेशन क्या है। कोलोनाइजेशन एज पर द डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, तो कोलोनाइजेशन होता क्या है बच्चों? कोलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल ओवर द टारगेटेड टेरिटरीज। यानी कि कोलोनाइजेशन जो है, कोलोनाइजेशन पेन काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। कोलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस, कोलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंट्रोल स्टैब्लिश करता है किसी भी टेरिटरी पर, ठीक है। किस लिए भाई? कोई पर्पस तो होगा स्टैब्लिश करने का, तो उसके पर्पस जो होते हैं, ठीक है, कोलोनाइजेशन के पहला पर्पस हो सकता है टैक्स वसूलने के लिए। दूसरा पर्पस हो सकता है वहां पे कंट्रोल फुल्ली स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। कल्टीवेशन करने के लिए, रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन एंड देन सेटलिंग वहां पे, या फिर सेटल करने के लिए। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का है जो कंट्रोल हुआ था और यहाँ पे कोलोनाइजेशन को हुआ था। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा था व्हाट हेल्प्ड इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कोलोनाइजेशन जो है एशिया और अफ्रीका में है जो पहले तो है जो टेक्नोलॉजी को और इन्वेस्टमेंट को और इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट को हेल्प किया था सबसे ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, कौन थे? जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे हो गया यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जहां पे टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा विकास स्टार्टिंग में हुआ, तो उन लोगों ने है जो वेंचर्स में है जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और जिसके कारण वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन भी इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Invention of the new technology to the dominate the other countries helped larger and more developed countries to push the colonization to complete the subordination। ताकि है जो क्या बोलता है, डेवलप्ड कंट्री है जो छोटे छोटे कंट्रीज पर है जो डोमिनेट कर सके। डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्टेड वेरियस वेंचर्स माने हो गया बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस में है जो उन लोगों ने है जो इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण उन लोग का है जो आज इकोनॉमी काफी तगड़ा है, जिसके कारण हाई रिटर्न्स वर हाई एंड गवर्नमेंट वर इंश्योर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है जो कौन सा न्यूज़पेपर को है जो स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे तो आंसर तो उस पेज में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो उस न्यूज़पेपर का नाम है केसरी। क्या नाम है? केसरी न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ओके, थोड़ा सा यहां पे जान लेते हैं क्या था। तो केसरी न्यूज़पेपर को लॉन्च किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। किनके द्वारा लॉन्च किया गया था?
बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये 1907 को लॉन्च किया गया था। कब? 1907 को पंजाब रेवोल्यूशन जब खत्म हुआ, पंजाब रेवोल्यूशन जब डिपोर्ट हुआ, जब पंजाब रेवोल्यूशन जब खत्म हुआ यानी डिपोर्टेड हुआ, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोलता है, सारे इंडियंस को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, एक न्यूज़पेपर निकाला, उसमें है जो सारे नेशनल मूवमेंट्स के आइडियाज को इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया था, नेशनल स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने नेशनल स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए कुछ इवेंट्स को लॉन्च किए थे। पहला इवेंट था गणपति फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल था? गणपति फेस्टिवल। महाराष्ट्र में ये अभी भी मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, ठीक है। सेकेंड फेस्टिवल का नाम था शिव जयंती। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि गणपति फेस्टिवल वॉज लॉन्च्ड बाय विच फ्रीडम फाइटर। तो वो बाल गंगाधर तिलक हैं, और शिव जयंती किनके द्वारा लॉन्च किया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और वो केसरी न्यूज़पेपर किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से कुछ और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा, टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा कि 1918 की बात है। 1918 में है जो बाल गंगाधर तिलक है जो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? इंग्लैंड गए थे, प्रेसिडेंट बन के होम रूल लीग के। किसके? होम रूल लीग के जो है प्रेसिडेंट बन के गए थे इंग्लैंड, बाल गंगाधर तिलक। तो यहां तो कोई डाउट है? तो बाल गंगाधर केसरी न्यूज़पेपर को किसने लॉन्च किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और केसरी न्यूज़पेपर क्या था? पंजाब रेवोल्यूशन के डिपोर्शन यानी खत्म होने के बाद वो है जो नेशनल स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए, नेशनल आइडियोलॉजी को, इंडिपेंडेंस का, सबको है जो उन्होंने उस न्यूज़पेपर में डाला। नेशनल स्पिरिट को और इनकरेज करने के लिए उन्होंने कुछ इवेंट्स को लॉन्च किया, जैसे गणपति फेस्टिवल हो गया, शिव जयंती हो गया, ठीक है। और 1918 को है जो इंग्लैंड में गए थे प्रेसिडेंट बन के, किसके? होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बन के गए थे। इजंट इट? ओके। एक और पॉइंट है, अब उसको ध्यान में रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक से ही रिलेटेड है। बाल गंगाधर तिलक को है जो इंडियन अनरेस्ट के फादर कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ, बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज द फादर, एक सेकेंड, पेन इज स्टिल ओके। बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज द, यस, बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो इतने फैक्ट हो गए बाल गंगाधर जी से, तिलक से रिलेटेड। कोई शक? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कौन सा था? वो केसरी था, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इस पेंटिंग को जरा देखो गौर से बच्चों, इस पेंटिंग को देख के बताओ कि ये पेंटिंग है जो किसने पेंट किया है, ठीक है। तो इस पेंटिंग का आंसर है, इसको पेंट किया है राजा रवि वर्मा ने। क्या नाम है? राजा रवि वर्मा। यहाँ पे एक राजा दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक दो गर्ल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा ने पेंट किया था। क्लियर? जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी पिक्चर्स दिखते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे यहां पे पूछा हुआ है। ओके, तो ये जो पिक्चर दिखा रहा है, ये जो पिक्चर है, राजा ऋतुध्वज वॉज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मंदालसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन। ये जो है राजा ऋतुध्वज जो है, एक प्रिंसेस जो है जिसका नाम है मंदशाला, को है जो बचा रहे हैं किससे? डीमंस से, ठीक है, वही यहां पे दिखा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग
क्वेश्चन मैं जूम कर देता हूं। हाँ बताइए, इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी यानी कालाक्रम, यानी टाइम के अनुसार आपको बताना है, टाइम के अनुसार बताना है कि कौन कौन सा इवेंट कैसे हुआ है। तब यहां पे बोल रहा है कि प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर जो है क्रिएट किया है कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला बात। दूसरा कहता है कि मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्म। मार्टिन लूथर का जो राइटिंग है वो स्टार्ट किया है प्रोटेस्टेंट को रिफॉर्मेशन के लिए, मतलब प्रोटेस्टेंट से ये क्या बोलता है, ये कम्युनिटी था, ठीक है, उसके सुधार के लिए ज़्यादा शुरुआत था वो। दूसरा है मेनोचियो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। तीसरा है जोहान गुटेन्सबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो बताओ, तो इसका आंसर यहां पे होगा बच्चे, ठीक है। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख सकते हो। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो इसका जवाब आप दे दोगे। जैसे देखो, कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। जैसे अक्सर में हुआ क्या था, वहां पे हुआ क्या था, हुआ ये था बच्चे कि प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे किताब जो है, जैसे पहले क्या होता था कि बहुत सारे किताब है जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है, काफी महंगे होते थे, जिसके कारण लोग है जो खरीद नहीं पाते थे। फॉर एन एग्जांपल, वो कौन सी किताब थी, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ किताब को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट है जो काफी महंगे मिलते थे, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया, ठीक है, तो ये जो अफोर्डेबल कीमत पे मिलने लग गई, ये ऐसे किताबें जो है अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो गई, अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी सारे लोग हैं जो इसको खरीद पा रहे थे, जिसके कारण जब लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया तो तीसरा पॉइंट क्या बना कि लोगों का ओपिनियन चेंज होने लगा, क्योंकि लोग हैं जो पढ़ना अब स्टार्ट कर दिया है। जब ओपिनियन चेंज होने लगा, क्योंकि सबके पास अब हाथ में किताब आ गया, सब है जो मैन्युस्क्रिप्ट को है जो पढ़ पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस, जब ओपिनियन चेंज होने लगे तो सब है जो अपने ओपिनियन पे कुछ किताबें भी वो लोग भी है जो फ्रेम करने लगे, और मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस लिखा था, इस पे 95 थीसिस, यानी कि उस पे जो अपने आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस किए थे मार्टिन लूथर जो है जो। देन इसके बाद क्या हुआ कि एक कॉमन सा आदमी आया, और भी इनके ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आने लगे। एक कॉमन मैन आया, उन्होंने है जो, जिनका नाम था मेनोचॉय वो है, ठीक है। मेनोचॉय ने है जो री इंटरप्रेट किया बाइबल को क्या किया इन्होंने, बाइबल को री इंटरप्रेटेड द बाइबल। जब बाइबल लोगों के हाथ में आ गए अपने लैंग्वेज में, तो लोगों ने भी है जो पढ़ना स्टार्ट किया, जिसके कारण उन लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। लोगों में क्या बढ़ गई बच्चों, अवेयरनेस। अब सब लोग है जो बाइबल पढ़ रहे हैं, सबके पास हाथ में आ गया। अवेयरनेस बढ़ने से लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आपको पता है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को हुआ था। ठीक है, 789 याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से है जो ये
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ था। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ किसका? प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होने से जो लोग पहले किताब नहीं खरीद पा रहे थे, वो जो बहुत ही महंगे आते थे जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, वो किताबें भी है जो अफोर्डेबल प्राइस में मिलने लग गई। जब लोगों के हाथ में किताबें आ गई तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, जिसके कारण लोगों का ओपिनियन चेंज होने लगा और लोगों ने भी ये जो अपना अपना है जो क्या बोलता है किताबें लिखने स्टार्ट कर दिया। तो उनमें से एक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखा, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारी किताब है जो छपने लग गए। और उसी में से एक और कॉमन आदमी आया जिनका नाम था मेनो चॉय। क्या नाम था? बोलो कसके, मेनो चॉय, जिन्होंने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया, ठीक है। फिर से उन्होंने जो बताया बाइबल के आइडियोलॉजीज को, जिसके कारण लोगों में अवेयरनेस बढ़ा। अवेयरनेस बढ़ने से लोगों ने इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 को। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान में रखो, एक बार आंख बंद करके वो क्रोनोलॉजी को है जो दिमाग में सेट करो कि पहले क्या हुआ था। तो पहले क्या हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस हुआ था। दूसरा में मैन्युस्क्रिप्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिलने लग गया। तीसरा ओपिनियन चेंज होने लग गया। ओपिनियन चेंज होने के कारण मार्टिन लूथर किंग ने जो 95 थीसिस लिख दिया, और उसी में से उन्हीं लोगों में से एक आदमी आया जिनका नाम था मेनो चॉय। इन्होंने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया, जिसके कारण लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी की डिमांड करने लग गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को हुआ था। क्लियर? अब इस सवाल को जवाब दो। अब ये सवाल का जवाब देना आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कह रहा बच्चे कि अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? सबसे लास्ट में हुआ था। कब हुआ था? लास्ट में हुआ था। देखते हैं इसको। मार्टिन लूथर किंग रिटेन लेड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्म्स। तो मार्टिन लूथर किंग ने कितने थीसिस लिखा था? 95 थीसिस लिखा था। मैनी चॉय रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। तो मैनी चॉय क्या था? एक कॉमन आदमी था। क्या था? कॉमन आदमी था जिसने 95 थीसिस के बाद रीइंटरप्रेट किया था। जॉन्स गुटेन्सबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस तो पहले होगा। तो देखो, तो इसका आंसर जो है पहले तो 4 आएगा, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन तो हुए हैं। तो पहले होगा 4 नंबर। उसके बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस के बाद क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग ने है जो क्या किया, 95 थीसिस लिख दिया। 95 थीसिस हो गया। उसके बाद फिर है जो, एक सेकेंड, हाँ, मार्टिन लूथर किंग वाला सेकंड में, ठीक है। फिर थर्ड में क्या होगा? थर्ड में है जो मेनी चॉय आया, जो बाइबल को रीइंटरप्रेट किया, 95 थीसिस का बाइबल वाला आया। उसके बाद फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट में हो गया था। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा, अरे सॉरी, डी होगा ना, डी। ठीक है। तो 4 2 1 इतना। यहां तो कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर 5 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप्स। क्या लिखा हुआ? पढ़ो मेरे साथ। आइडेंटिफाई द क्रॉप विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्रॉप क्या होता है? तो बता सकता है? क्रॉप से बच्चों, अरे हाँ, क्रॉप से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्रॉप उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर लैंड में जब एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को फसल को उगाया जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग कल्टीवेशन के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? कल्टीवेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो कल्टीवेशन, तो क्रॉप से तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्रॉप, अरे यार पेन भी ना, क्रॉप, हाँ। तो क्रॉप बच्चों 2 टाइप के होते हैं सीजन के हिसाब से। किसके हिसाब से? सीजन के हिसाब से क्रॉप जो है 2 टाइप के होते हैं इंडिया में, उसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो बताओ कौन कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? तो पहला क्रॉप है रबी क्रॉप। क्या नाम है? बोलो मेरे साथ, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप। दूसरा क्रॉप का क्या नाम है? खरीफ। क्या नाम है? खरीफ। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है चीज। देखो, रबी क्रॉप्स को है जो पहले शोन कब किया जाता है? बुआई। ओके, रबी क्रॉप्स को है जो शोन कब किया जाता है? तो रबी क्रॉप्स को सोन किया जाता है बच्चे
सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में, सितंबर और अक्टूबर मंथ में इसको शोन किया जाता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है इसे? इसे हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल जून में। कब किया जाता है? अप्रैल प्लस जून मंथ के अंत में, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं रबी में। जैसे पीज हो गया, ठीक है, वीट हो गया, ईटीसी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है यार, ठीक है। खरीफ क्रॉप को है जो शोन कब किया जाता है? खरीफ क्रॉप जो है शोन किया जाता है जब रबी को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे से बड़ा कर देता हूं, देखिएगा। इसको खरीफ को क्रॉप को शोन किया जाता है जुलाई के मंथ में, ठीक है। इसे हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर मंथ में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स में, जैसे राइस, शुगर केन ETC, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रबी क्रॉप्स को कहां पे शोन किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर मंथ में शोन किया जाता है और इसे अप्रैल टू जून में इसको काट लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल है पी, वीट एक्सेट्रा। खरीफ क्रॉप उसे कहते हैं जो जुलाई में शोन होता है, हार्वेस्ट इसको सितंबर में करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है राइस एंड शुगर केन। आप इसको याद कैसे रख सकते हो? मैंने कैसे याद रखा था कि जैसे देखो जनवरी, अरे यार ये पेन भी ना, देखो जनवरी, ओ भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ, ये पेन है जो काम नहीं कर रहा है। ओके, तो मैंने कैसे याद रखा था कि जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, से मत करो, देखो अप्रैल प्लस जून, एक ये मंथ हो गया, ठीक है। फिर सेकंड तुम्हें याद रखनी है सितंबर टू अक्टूबर, फिर उसके बाद फिर जुलाई। देखो अप्रैल टू जून में है जो किसको काटा जाता है? अप्रैल टू जून में रबी को है जो हार्वेस्ट करते हैं। रबी क्रॉप को क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं एंड शोन करते हैं किसको? खरीफ को। खरीफ सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं खरीफ को, क्योंकि अब यहां पे तो शोन है, अब उसको तो काटेंगे ही ना। खरीफ को यहां पे क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे खरीफ को, और फिर शोन क्या करेंगे? रबी को। रबी को क्या करेंगे? शोन करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर जून जुलाई में फिर इसे हार्वेस्ट कर लेंगे, रबी को हार्वेस्ट कर लेंगे। किसको?
रबी को। तो ये एक आप माइंड मैप बना सकते हो कि अप्रैल टू जून, सितंबर टू अक्टूबर और जुलाई की बात है। तो अप्रैल टू जून क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं किसको, रबी को, और शोन किसको कर रहे हैं, खरीफ को। तो अप्रैल टू जून में रबी खरीफ को है जो शोन किए और हार्वेस्ट कर लिए कब, सितंबर टू अक्टूबर में। जैसे सितंबर टू अक्टूबर गया, खरीफ को जैसे ही काटा तक खेत तो खाली हो गया ना, तब उसमें रोपेंगे क्या, रबी क्रॉप्स को, ठीक है। और फिर जैसे ही जून जुलाई आएगा तो उस समय हमें इसको जो रबी को काट लेंगे। यहाँ तो कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद भी सवाल को आप आसानी से जवाब दे सकते हो। हाँ, एक और चीज़ था, ठीक है, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कर रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा क्रॉप का नाम बताओ जो फूड और फोडर दोनों में यूज होता है, फूड एंड फोडर दोनों में यूज होता है, ठीक है। चलो मैं इसे एक सेपरेट जगह पे बताता हूँ ताकि आप उसे अच्छे से नोट डाउन कर सको। देखो, खरीफ क्रॉप होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो पहला कंडीशन खरीफ क्रॉप का ये है बच्चे, ठीक है, कि है जो ओल्ड एलुवियल सॉइल में होता है। कहाँ होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल में ये ग्रो होता है। दूसरा क्या है, ये फूड और फोडर, खाना और चारा, फोडर माने क्या होता है जो गाय वाय खाते हैं, चारा, दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फसलों को, सबको नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया मेज, मेज माने भुट्टा, ठीक है। जो मकई खाते पॉपकॉर्न, उसमें है जो क्या बोलता है, पॉपकॉर्न है जो हम लोग खाते हैं, और बाकी जो उसका क्या बोलता है, उसका जो स्ट्रॉ है उसको है जो फॉडर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको है जो टेम्परेचर चाहिए। क्लियर। और मैंने तो बता ही दिया था कि इसे शोन कब किया जाता है, इसे शोन किया जाता है कौन से महीने में, खरीफ को जुलाई के मंथ में शोन किया जाता है। हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट इसे है जो सितंबर टू अक्टूबर मंथ में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स क्या हैं खरीफ के, खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे राइस, मेज, शुगर केन, बोलो मेरे साथ, शुगर केन। क्लियर। तो रिलेट कर करके पढ़ेंगे। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में भी उग सकता है, फूड फॉडर के रूप में भी यूज होता है। इसे टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक शोन किया जाता है। जुलाई टू सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है इसे, सितंबर टू अक्टूबर में राइस, मेज, शुगर केन, ठीक है। एक और पांचवा पॉइंट, ये इसे लॉट ऑफ वाटर चाहिए, लॉट ऑफ, खरीफ क्रॉप को पानी बहुत चाहिए, ठीक है। शुगर केन को तो शुगर केन को भी चाहिए, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स को वाटर भी ज्यादा चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो, द आइडेंटिफाई द क्रॉप्स, आइडेंटिफाई द क्रॉप्स कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड एज अ फूड एंड फोडर। फूड एंड फोडर को में किसमें यूज, किसको किया जाता था, खरीफ को, किसको किया जाता है, खरीफ को। इट इज अ खरीफ क्रॉप which requires the temperature between 21 degree to 27 degree Celsius. It is well grown in a old alluvial soil. अच्छा, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, भांगर, क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। यूज द मॉडर्न इनपुट्स हैव टू कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप। तो वो है हमारा मेज, ठीक है, जिसे फूड और फोडर दोनों के रूप में यूज किया जाता है। वीट जो है रबी क्रॉप है, ठीक है। राइस जो है खरीफ क्रॉप है जो ज्यादा पानी चाहता है, खोजता है। शुगर केन भी है जो एक खरीफ क्रॉप है। क्लियर। नेक्स्ट, और हाँ, ये क्या बोलता है, बिहार, यूपी, एमपी, इन सभी जगह पे है जो क्या बोलता है, स्टेट्स में मेज का है जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये एक सीजनल क्रॉप है, क्या है, सीजनल क्रॉप है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज अबाउट द नॉट करेक्ट अबाउट द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के बारे में करेक्ट नहीं है, ठीक है। द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट। तो कह रहा है कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट उसे कहते हैं जिसमें ऐसा फॉरेस्ट जिसमें मोर देन हाफ जो है वो क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसे कहते हैं जिसका 1/3 पार्ट है जो पहले से ही गवर्नमेंट है जो उसे प्रोटेक्टेड रखता है, ठीक है, रिजर्व रखता है, तो हम उसके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। क्लियर। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, क्लास्ड फॉरेस्ट उसे कहते हैं जो रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। अनक्लास फॉरेस्ट उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आवे और प्राइवेट इंडिविजुअल के अंतर्गत भी आवे, ठीक है, उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इसका ये होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि परमानेंट फॉरेस्ट जो है रिजर्व्ड तो है, ठीक है, लेकिन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है रिजर्व तो होता है। क्या बोला मैंने? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है बच्चे, ठीक है, रिजर्व्ड तो होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं रिजर्व्ड तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अनक्लास्ड नहीं होते हैं, वो अनक्लास्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट ये वाला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड होते हैं, ना कि अनक्लास्ड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है, देख लो। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट कंट्रीब्यूटिंग द 75% ऑफ इट्स टोटल एरिया। मध्य प्रदेश जो है 75% है जो टोटल एरिया का फॉरेस्ट रखता है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। किसका? रिजर्व्ड फॉरेस्ट का, ऑफ इट्स टोटल एरिया। क्लियर। अब देखो, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, ठीक है, तो 2 का 4 क्या है? 2 का 4। तो देखो, दो में तो 1 है, ये बी का 1 है, तो ये दोनों तो कट गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ए का तो 1 है और बी का तो 4 है, ठीक है। 3 वाला देखते हैं। नेशनल रिसोर्सेज क्या है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखो ओशियनिक रिसोर्सेज है, तो ओशियनिक रिसोर्सेज जो होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो डी का 4। आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए हो जाएगा। क्लियर। देखो, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएड एंड रीजुनेटेड। दे आर इन्फिनाइट रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैनॉट बी रिन्यूएड बिकॉज दे आर कंजम्पशन रेट्स आर फास्टर देन क्रिएशन। क्रिएशन से ज़्यादा कंजम्पशन इसके ज़्यादा हैं। जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स टेक्स सेंचुरीज टू बिल्ड बट दे कंज्यूम्ड वेरी क्विकली फॉर एनर्जी। नेशनल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंट्री, जो कंट्री के द्वारा ओन्ड किया जाता है, जैसे एग्जांपल रोड हो गया, कैनाल हो गया, कंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसे नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज शेयर्ड बाय द वेरियस कंट्रीज, जो सब उसका यूज करते हैं, जैसे ओशन एंड एटमोस्फेयर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पॉलिटी का, पॉलिटी सिविक्स, ठीक है। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में बताओ, ठीक है, रिगार्ड अरेंजमेंट इन द बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बता करो कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द डच एंड द फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या डच लोग को और फ्रेंच कम्युनिटी को दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इक्वली ट्रीट किया जा रहा था बेल्जियम में? याद करो वो कहानी ना। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विद द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी। हाँ, ब्रुसेल्स में क्या था कि सेपरेट गवर्नमेंट को है जो क्या बोलता है रखा जा रहा था। तो बेल्जियम में कहानी क्या था मैं बताता हूं थोड़ा सा ब्रीफली। बेल्जियम में क्या थे कि 2 लोग थे, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से 2 कम्युनिटी में वहां पे बट गया था। पहला कम्युनिटी था डच पीपल, दूसरा कम्युनिटी था फ्रेंच पीपल, ठीक है। तो डच पीपल है जो लेस नंबर में थे और फ्रेंच पीपल है जो मोर नंबर में थे, ठीक है, जिसके कारण इसका है जो डोमिनेशन ज्यादा था, ठीक है, डच के मुताबिक। यहाँ पे पावर शेयरिंग की बात कर रहा है, तो पावर शेयरिंग से आपको याद होगा, पावर शेयरिंग से हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर का फेडरलिज्म का मतलब समझ में आता है। फेडरल स्ट्रक्चर पता चलता है। फेडरल स्ट्रक्चर में वहां पे एक होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। सेंटर में आ जाता है जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, ऊपर की बात। स्टेट में आ गया जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, सीएम हो गया, ठीक है, इसमें पीएम ओएम होते हैं।
लोकल गवर्नमेंट्स में हो जाते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। कौन होता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाले, क्लियर। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है। तो पावर शेयरिंग का मतलब ही यही है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में सबको पावर देना, मतलब कि क्या है कि सेंटर को भी पावर देना, स्टेट को भी पावर देना और लोकल गवर्नेंस को भी पावर देना। इसी को हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग, ठीक है। तो बेल्जियम में क्या था कि फ्रेंच लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण इन लोगों को है जो ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, ठीक है, डच के मुताबिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेट गवर्नमेंट, एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रुसेल्स विद द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सबको है जो अलग अलग है जो सबको पावर दे दिया गया था, ठीक है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट होता है, उसके नीचे ही रहता है। अभी मैंने बताया था ना, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर होता है, स्टेट गवर्नमेंट नीचे होता है, ठीक है। कम्युनिटी, अब कह रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही थी, ये है जो गलत थी। तो आंसर इसका है जो ए नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए। बाकी सब बातें सही है, ए को छोड़ के, क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडरटेकन इन द बेल्जियम टिल 1993 से तक है जो क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे अमेंडमेंट हुआ 1993 में, और स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट इन बेल्जियम आर नो लॉन्गर सबऑर्डिनेट्स। और इन लोग को है जो ज्यादा सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया, टू द नो लॉन्गर टू द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहना चाह रहा है कि 1993 से पहले 1993 से पहले यहाँ पे कह रहा है मेनी पावर्स ऑफ द, कह रहा है कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजनल कंट्री अकॉर्डिंग टू द, ओके। ये कहना चाह रहा है कि 1993 से पहले जो क्या बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, रीजनल गवर्नमेंट को, ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं था, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ तो सबको, स्टेट को और लोकल गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को, सबको है जो इक्वल पावर यहां पे दे दिया गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं कि बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी बिटवीन 1970 to 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times as they to work out the arrangement that would enable everyone to live together within the same country। लोगों को एक साथ करने के लिए उन लोगों ने 1970 और 1993 के बीच में, 1970 to 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर 1993 के बाद स्टेट को, किसको? स्टेट को और लोकल गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को, दोनों को है जो इक्वली पावर बांट दिया गया, इक्वली पावर दिया गया। पहले स्टेट को पावर नहीं था और नहीं लोकल को पावर था, ओनली ऑन किसको पावर था? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा पावर दे दिया गया था, उस समय की बात है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ द इंडिया। तो इसको समझने से पहले अभी हम लोग समझेंगे थ्योरी है क्या। तो गवर्नमेंट को पावर जो है, गवर्नमेंट के जो पावर है बांटा गया है लिस्ट के हिसाब से, सबको लिस्ट दे दिया गया कि आपको कितना पावर है और आपको कितना पावर है। तभी हम लोग गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो पहले नंबर 1 ऊपर में सबसे आता है यूनियन, फिर सेकंड में आता है स्टेट, ठीक है। अब देखो, यूनियन को कुछ पावर दिया गया और स्टेट को भी कुछ पावर दिया गया, जिसको लिस्ट बना दिया, ठीक है, कि आपको कितना पावर है और आपको कितना पावर है। यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ लॉ कौन बना सकता है? सेंटर बना सकता है।
और इसमें स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आप ध्यान में रखिएगा, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति। ठीक है, विदेश नीति, सॉरी, एंड कम्युनिकेशन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सब बड़ा बड़ा काम लग रहा था। बड़ा बड़ा काम कौन करेगा? यूनियन ही करेगा। बड़ा बड़ा काम कौन करेगा? यूनियन करेगा। तो डिफेंस का काम किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में। बैंकिंग का काम जैसे आरबीआई, ठीक है, ये सब कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट ही करता है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशों से बातचीत कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट ही बात करेगा। कम्युनिकेशन, बातचीत कौन करेगा? यूनियन लिस्ट में ही करेगा। अब आ जाता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऐसे लिस्ट में आता है जिसमें जो स्टेट है जो लॉज बनाते हैं, जैसे ट्रेड है जो स्टेट लिस्ट में आता है, जैसे ट्रेडिंग करना होता है स्टेट का ही काम है। एग्रीकल्चर कहाँ होता है? यूनियन में होता है कि स्टेट में? स्टेट ही करवाता है। तो ये ट्रिक है याद करने का, एग्रीकल्चर। थर्ड, पुलिस। तुमने देखा होगा स्टेट पुलिस, जैसे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो ये सब जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लॉज जिसपे, ऐसे सब्जेक्ट जिसपे लॉ है जो यूनियन बनाता है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट जिसपे लॉ है जो स्टेट बनाता है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो एक और लिस्ट है जिस पर दोनों मिलके लॉज बनाते हैं, वैसे लिस्ट को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कंकरेंट। थर्ड लिस्ट है, पेन काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। ओके, क्या है? कंकरेंट लिस्ट। ये एक ऐसा लिस्ट है बच्चों, ठीक है, जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके है जो लॉज बनाते हैं, जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉज बनाते हैं, इसलिए इसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखना। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पहला है फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। सेकंड, एजुकेशन। तुमने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कूल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कूल होता है। तो एजुकेशन से आप ट्रिक याद कर सकते हो। मैरिज भी जो कंकरेंट में ही आता है। डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सब जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर एक ही सब्जेक्ट है, अगर मान लो सेम सब्जेक्ट पे कंट्राडिक्ट हो जाए यूनियन और स्टेट का, जैसे मान लो कि एक ऐसा, यहाँ पे से उठा लेते हैं फॉरेस्ट पे। जैसे मान लो फॉरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, फॉरेस्ट पे मान लिया कि यूनियन गवर्नमेंट भी आ गया लॉ बनाने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट पर तो दोनों आ गया लॉ बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका यूनियन का है जो लॉ ज़्यादा मान्य होगा, वैलिड होगा। ठीक है, याद रखना, यूनियन का लॉ है जो यहाँ पे ज़्यादा वैलिड होगा अगर एक ही सब्जेक्ट पे दोनों आ गया है लॉज बनाने के लिए। तो क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसको देखने के बाद तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डिफेंस, बैंकिंग और फॉरेन अफेयर्स किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। बोलो मेरे साथ। स्टेट लिस्ट में ट्रेड, एग्रीकल्चर और पुलिस आता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो वैसा लिस्ट आता है, वैसे सब्जेक्ट जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन। ठीक है, अगर सेम लिस्ट पे अगर काम होने लग गया, सेम ही सब्जेक्ट पे अगर दोनों मिलकर लॉज बनाने आ गया, तो किसका वैलिडेशन होगा? यूनियन का होगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर। सेंटर माने जिसमें सेंटर की बात आ रही है, जिसमें सेंटर भी हो और स्टेट भी हो। ठीक है, यानी कि कंकरेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एजुकेशन। यहाँ पे आंसर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, एजुकेशन और फॉरेस्ट दोनों होगा। ठीक है, बैंकिंग किस में था? यूनियन लिस्ट में था। बोलो मेरे साथ। ट्रेड किस में था? स्टेट लिस्ट में था। क्लियर? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए जो कौन सा ट्रू है? ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था? फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी लड़कियों के द्वारा जो महिलाओं के राइट्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के राइट्स के लिए महिलाओं ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था। ठीक है, ताकि उनको जो है
ताकि उनको लीगली एंड पॉलिटिकली क्या बोल सके, राइट्स मिल सके। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा पाने के लिए। क्लियर? तो यहां पे कह रहा है कि ए ग्रुप विच फेवर गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल अर्बन लेवल। देखो, फेमिनिस्ट मूवमेंट इसका मतलब ये नहीं था कि क्या बोलता है उसको ज्यादा पावर चाहिए वुमेन्स को। ठीक है, वो चाहती थी क्या बोलता है उसको है जो रूरल गवर्नेंस में भी और क्या बोलता है अर्बन लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ना कि उसे मोर पावर दिया जा सके। ये तो गलत है। ट्रू पूछ रहा है ना, कह रहा है कि ग्रुप विच फेवर गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन। मोर पावर तो मांग ही नहीं रही थी। A movement that believes in giving exclusive rights to women in an urban area। अब इसका मतलब ये नहीं कि अर्बन एरिया में अब लड़की है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट दे। ठीक है, मैंने कि कुछ स्पेशली उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो भी नहीं मांग रही थी वो लोग। ठीक है, वो लोग मांग रही थी कि बस हमें इक्वल कर दीजिए, एक्सक्लूसिव राइट नहीं मांग रही थी। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। रेडिकल वुमेन्स, ठीक है, कट्टर वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट द इक्वालिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। हाँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो वो है जो पर्सनली और फैमिली लाइफ में जो इक्वल राइट्स को मांग कर रही थी। ठीक है, चौथा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। यहाँ चौथा भी देख लेते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग फेमाइन एंड मेस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू इन द डिसीजन मेकिंग। नहीं, ये गलत है। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाह रही थी, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट में ऐसा नहीं था, कहीं भी बातें लिखी हुई। ठीक है, और नहीं वो बोल रही थी। ठीक है, कि उसका पॉइंट और मैस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू है जो डिसीजन एकदम सेम हो जाए, ऐसा नहीं वो चाह रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लो, देखना है तो। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स फॉर देमसेल्व्स इन एवरी सेक्टर और एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। दे डिडंट वांट सुपीरियर पोजीशन और एक्सक्लूसिव राइट्स। वो कभी भी सुपीरियर पावर नहीं खोजी थी और नहीं एक्सक्लूसिव राइट्स खोजी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। फिर आगे है जो नेक्स्ट 10 है जो तुरंत लाऊंगा मैं वीडियो, इसके लिए वेट करना। जय हिंद।